अभी 31 अगस्त को जो यूनियन मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के प्रहलाद जोशी, उन्होंने अनाउंस किया कि 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का। उस सेशन का एजेंडा क्या है, उसमें क्या डिस्कस होना है, उसके बारे में अभी कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। लेकिन जो ज़्यादातर रिसोर्सेज बता रहे हैं कि इस सेशन में शायद वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के बारे में डिस्कस हो सकता है। लेकिन मेन बात ये है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है क्या। बेसिकली इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि 2-3 इलेक्शंस तो ऐसे हैं जिसमें कि वोटर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, जिसमें कि वोटर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके अलावा कुछ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी के, पंचायत के। लेकिन ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते हैं। दो ही टाइप के इलेक्शन ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर भी आते हैं और उसमें वोटर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करते हैं। पहला है लोकसभा का इलेक्शन, जो कि इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। और दूसरा है जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो उनके इलेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली वो 28 अलग अलग स्टेट्स के 28 अलग अलग इलेक्शंस हो गए। तो जो बेसिक फंडा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी का, कि उसमें ये जो 28 इलेक्शंस हैं स्टेट असेंबलीज़ के और एक लोकसभा का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन एक सेम टाइम पे होने चाहिए। और पिछले 3-4 साल में अगर आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी वोकल हैं इस इशू को लेके, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में बात भी की है। लेकिन ये इशू कोई नया इशू नहीं है और ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है। जब 1951 में सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, उस टाइम पे जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उन सबके इलेक्शंस उसके साथ ही हुए थे। और उसके बाद भी 1957 में, 1962 में और 1967 में भी ये सारे इलेक्शन साथ में ही हुए थे। लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। इन 1968 पंजाब में हंग असेंबली बनी। उस टाइम पे कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, अकाली दल दूसरे नंबर पे था। लेकिन दोनों में से किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। उसके अलावा जो 1967 में इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, लोकसभा में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसमें भी इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट की वजह से उसका टेन्योर 1972 तक पूरा नहीं हो पाया और 1970 में ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया था जो लोकसभा थी। उसका रीज़न था कि मोरारजी देसाई का एक अलग धड़ा बन गया था, इंदिरा गांधी का एक अलग धड़ा बन गया था और पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो लोकसभा के इलेक्शन थे, उनका जो टाइमलाइन था वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन से अलग हो गया। पंजाब स्टेट असेंबली का इलेक्शन का टाइमलाइन पहले से सबसे अलग हो गया था और ये चेंजेस उसके बाद भी होते रहे। आज तक टोटल 7 बार जो लोकसभा है उसको प्री मेच्योरली डिसॉल्व किया जा चुका है। अब इन सारे अलग अलग इश्यूज की वजह से जो टाइमलाइन है वो बिगड़ गई है। अब एक लोकसभा इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होता है, जो बाकी 28 स्टेट के असेंबली इलेक्शंस है वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। तो इस सबको एक टाइम पे लाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पहले आदमी नहीं है जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से पहले बैक इन 1983 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उसमें भी उन्होंने बोला था कि वी रियली नीड दिस फार्मूला टू गेट ऑल द इलेक्शंस एट द सेम टाइम डन। एंड उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और डिटेल्ड रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, जिसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट रेडी किया था। उन्होंने बताया था कि इसको कैसे किया जा सकता है, उन्होंने अलग अलग ऑप्शन भी बताई थी। उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस एट द सेम टाइम। तो आज की डेट में इंडिया में एवरेज हर साल 5 से 7 स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और वो भी सेम टाइम पे नहीं होते हैं। वो भी यूजुअली एट एन एवरेज 2 साइकिल हर साल होते हैं। जैसे 2023 में मार्च और मई में ऑलरेडी 4 स्टेट्स के इलेक्शन हो चुके हैं और 2023 में ही दिसंबर में 5 और स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले तो खर्चा, जो इलेक्शन होता है वो एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। अगर आप 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे इंडिया के, अगर आप सिर्फ उसका खर्चे ही देखो तो टोटल 55,000 करोड़ का खर्चा आया था, जिसमें एज पर द रिपोर्ट्स बीजेपी ने मोर देन 27,000 करोड़, कांग्रेस ने मोर देन 9,000 करोड़ और जो अदर पार्टीज थी उन्होंने मोर देन 17,000 करोड़ का खर्चा किया था। अब इसमें अगर आप स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, अगर उनका खर्चा भी ऐड कर लो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इस खर्चे को कम करने के लिए स्पेशली एक ऐसी कंट्री जो कि अभी डेवलपिंग नेशन है, जिसमें और सारे बहुत इश्यूज़ हैं, जहाँ पे इस पैसे को यूज़ करके उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा जो सेकंड मेन इशू आता है वो आता है मैन पावर का। जो इलेक्शन कमीशन है उसको हर बार एक नई वोटर्स की लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर नई इलेक्शन कंडक्ट करवानी पड़ती है, अलग से काउंटिंग करनी पड़ती है, फिर अलग से रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारा मैन पावर यूज़ होता है इलेक्शन कमीशन का। और मैन पावर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का यूज़ नहीं होता। अगर आप देखें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है और वो घूमते रहते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू सेकंड स्टेट टू थर्ड स्टेट, तो उसमें बहुत सारा मैन पावर वेस्ट हो जाता है। एक और जो बहुत बड़ा इशू आता है बार बार इलेक्शंस कंडक्ट करने की वजह से, वो इशू ये आता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़े, वो 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। जो उनका एक्चुअल काम है गवर्न करना, उसमें वो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। स्पेशली वो पार्टीज़ जो कि बड़ी पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, जो कि हर स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनके लीडर्स को 5 से 6 इलेक्शन हर साल केटर करने होते हैं, उनको अपना टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से गवर्नेंस के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता। उसके अलावा एक जो मेजर इशू आता है कि जो लोगों की डे टू डे लाइफ है, जो पब्लिक लाइफ है, वो बार बार डिस्टर्ब होती है, बार बार इलेक्शंस होने की वजह से। एक और बहुत बड़ा इशू आता है कि जो स्टेट है, मान लो अभी एक किसी स्टेट में इलेक्शंस आ गए हैं, वहाँ पे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो वहाँ की गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं रहती है। और एट द सेम टाइम बाकी स्टेट्स में और सेंटर की गवर्नमेंट फंक्शनल होती है, तो उस स्टेट के जो भी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे होल्ड पे चले जाते हैं। तो उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है बाकी स्टेट्स के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे होल्ड पे चले जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिसी है उसकी ज़रूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके कुछ गिने चुने रीजंस है जो मैंने पहले बताया कि लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया था उसको कैसे किया जा सकता है। उस रिपोर्ट को अगर आज की टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोल ये है कि जो 28 स्टेट्स के इलेक्शन हैं उनको जो एक लोकसभा के इलेक्शन होने हैं उनके साथ करवाना है हमने सबको। अब जो नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन है वो आने वाले हैं अप्रैल मई 2024 में। अब 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके इलेक्शन दिसंबर 2023 में होने हैं। उन 5 में से 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि नॉन एनडीए या फिर नॉन बीजेपी प्लस देयर अलायंस की हैं, यानी कि वो दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे। और सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे बीजेपी एनडीए की खुद की गवर्नमेंट है। तो उन 5 स्टेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप दिसंबर में ना करवा के इलेक्शन, आप जाके अप्रैल मई 2024 में इलेक्शन करवाइए। अब वो डिपेंड करता है उन पे, अगर वो भी खुद का इवैल्यूएट करेंगे कि हमें उसका नुकसान होएगा या उसका फ़ायदा होगा, हमें दिसंबर में इलेक्शन जीतने के ज़्यादा चांसेस है या फिर हमें अप्रैल में 2024 में इलेक्शन जीतने के ज़्यादा चांसेस है, वो अपना अपना इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन वो वॉलंटरीली इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। इन 5 स्टेट्स के अलावा 4 और ऐसी स्टेट्स हैं जो ऑटोमेटिकली वैसे भी जून 2024 में ही इलेक्शन में जाएंगी, तो उनका टाइमलाइन का इतना इशू नहीं है। इसके अलावा 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका इलेक्शन जो टाइमलाइन है वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2024 का है। उन 3 स्टेट्स में भी बीजेपी की 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, एक स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है। तो उस स्टेट को भी उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अपना टेन्योर कम कर लीजिए, आप अक्टूबर नवंबर की जगह अपनी जो असेंबली है उसको अप्रैल मई 2024 में डिसॉल्व कर लीजिए और अप्रैल में ही इलेक्शन करवा लीजिए। ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी वो जो एक स्टेट है, आई एम सॉरी, वो एक स्टेट है वो ये नहीं मानेगी कि हम अपना 6 महीने क्यों डिसॉल्व करें, और वो भी ये एवेल्यूएट करेंगे उनके उनके अक्टूबर में जीतने के ज़्यादा चांसेस है या अप्रैल में जीतने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये तो होगी मोटी मोटी 12 स्टेट्स जिनको समहाउ दे कैन ट्राई टू इन्फ्लुएंस और दे कैन ट्राई टू कन्विंस द ऑपोजिशन पार्टीज टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस इन अप्रैल 2024। लेकिन इन 12 स्टेट्स के अलावा 16 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शंस ईदर 2025 में होने हैं या फिर 2026 में होने हैं, 2027 या फिर 2028 में होने हैं।
और उन 16 स्टेट्स में से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी के एलाइज की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 9 स्टेट्स में से है। बाकी जो 7 स्टेट्स में उसमें नॉन बीजेपी पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं। तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप 2024 अप्रैल में इलेक्शन करवाएं, मतलब कि आप अपना 1 से 4 साल का टेन्योर छोड़ दें, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगेन। तो अगर ये पार्टीज नहीं मानती हैं, मान लो ये 12 स्टेट का बैच और वो 16 स्टेट का बैच ये नहीं मानता है अप्रैल 2024 में इलेक्शन करवाने के लिए, तो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या बचता है? उसके लिए उनको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए सबसे पहले उनको चाहिए लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी, जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, जो कि उनके पास नहीं है। राज्यसभा में भी उनको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिएगी, अगेन वो भी उनके पास नहीं है। और उसके अलावा एडिशनली जो 28 स्टेट्स हैं उसमें से आधी स्टेट्स, मतलब कि 14 स्टेट्स में उनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो कि इसलिए वोट करे कि हाँ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% वोट्स, मतलब कि 14 स्टेट्स के 50% एमएलएज ये वोट करें कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर ये मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो हो जाता है और इसको बीजेपी समहाउ इम्प्लीमेंट कर देती है, तो उसके बाद भी ये इशू वहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता। उसके बाद भी इसको करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं, जो कि 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताए गए थे। पहली बात तो उसमें ये बोला गया था कि आप जो 16 स्टेट्स हैं जिनके 2025 से 2028 के बीच में इलेक्शंस होने हैं, आप उनको डिसॉल्व करके ये मत बोलो कि आप अप्रैल 2024 में इलेक्शन करवा लो। रादर आप उनका बीच का टाइमलाइन रखो। आप उनको बोलो कि आप दिसंबर 2026 में इलेक्शन करवाओ और उसके बाद आप 2.5 साल के लिए अपना गवर्नमेंट वहाँ पे रन करो। तो ऐसा करते करते जो लोकसभा है और जो 28 स्टेट्स हैं उन सब के जो फाइनल इलेक्शन आ जाएंगे, उनका जो फाइनल टाइमलाइन आ जाएगा वो अप्रैल 2029 हो जाएगा। अप्रैल 2029 तक सबके इलेक्शन टाइमलाइन सिंक्रनाइज हो जाएंगे। एक तो ये आइडिया है। और दूसरा आइडिया उसमें जो दिया गया था उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ठीक है, आप वो जो 16 स्टेट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा टेन्योर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, उनको बोलिए ठीक है आप एक अलग बैच में इलेक्शन करवाइए, और ये जो बाकी 12 स्टेट्स हैं उनको लोकसभा के इलेक्शन के साथ अलग बैच में करवाया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 5 साल में सिर्फ 2 बार इलेक्शन होंगे। अभी जो करंटली हो रहा है कि हर साल 2 साइकिल चल रही है, 5 साल में 10 बार इलेक्शन हो रहे हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी है उसमें। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको किसी का भी टेन्योर चेंज नहीं करना है, किसी का भी बैक एंड फोर्थ किसी भी पार्टी के साथ नहीं करना है, तो हर साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बहुत ही माइनर टेन्योर चेंज करके एटलीस्ट हर साल एक ही साइकिल में सारे इलेक्शन करवा लिए जाए। तो उससे क्या होगा कि हर साल एक इलेक्शन होगा और 5 साल में सिर्फ 5 इलेक्शन होंगे। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब समहाउ मान लीजिए कि एनडीए गवर्नमेंट ये सारी पार्टीज़ को या तो इन्फ्लुएंस कर लेती है या तो उनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हैं कि भाई आप अपनी जो टाइमलाइंस हैं आगे पीछे करो, आप अपना टेन्योर के साथ एडजस्ट करो, हम सारे इलेक्शंस एक टाइम पे करवाएंगे या फिर 5 साल में 2 बार करवाएंगे, या फिर हम हर साल एक बार इलेक्शन करवाएंगे और 5 साल में कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद भी ये इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते हैं। उसके बाद एक और मेजर इशू है जो कि ऑपरेशनल इशू है। जैसे कि अलग अलग इलेक्शन करवाने में इशू आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इधर उधर डिप्लॉय करना पड़ता है, और जो इलेक्शन कमीशन के जो मैन फोर्स है उसको बार बार यूटिलाइज करना पड़ता है। तो इकट्ठे कंडक्ट करवाने में ये इशू आता है कि इतना नंबर है ही नहीं। अगर आप सारी स्टेट्स के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन एक टाइम पे करवाते हो तो इतनी मैन फोर्स ही नहीं है कि वो सारे को एक टाइम पे कंडक्ट करवा सके। तो बहुत सारे नए लोगों को हायर करना पड़ेगा और उनको हायर करने में फिर से पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन काफ़ी मुश्किल है। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे ये कहा जा सकता है कि ये इशू तो फिर से दोबारा से वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी गवर्नमेंट लोकसभा में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी या फिर किसी स्टेट असेंबली में कोई ऑपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाती है और सरकार गिर जाती है, सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाती है, तो उस केस में फिर से ये टाइमलाइन आगे पीछे हो सकती है। उसके लिए भी 2018 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें एक सजेशन दिया गया था कि लो कॉन्फिडेंस मोशन को हटा दिया जाए, उसकी जगह कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नई पॉलिसी लेके आई जाए,
जिसमें कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकती है जब उनके पास एक ऑल्टरनेट पार्टी हो पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि कॉन्फिडेंस शो कर सकती है, जो कि मेजॉरिटी शो कर सकती है, ताकि ऑल्टरनेटिव सरकार साथ के साथ शुरू हो जाए और टाइमलाइन चेंज ना हो। अब ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। वैसे इस रूल का एक फ़ायदा भी है कि जो पार्टीज़ बार बार, ऑपोजिशन पार्टीज सिर्फ गवर्नमेंट का काम स्टॉल करने के लिए नो कॉन्फिडेंस का मोशन लेके आते हैं, उसके नंबर में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी थोड़ी नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, क्योंकि चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन के पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हथियार होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को चेक में रखने के लिए। अगर आप ये एक हथियार भी उनसे छीन लोगे तो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ अक्रॉस इंडिया हो सकता है इसका विरोध करेंगे, और हो सकता है बोलेंगे कि ये बहुत ही नॉन डेमोक्रेटिक स्टेप है। चलो, अगर इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो मान लीजिए फिर से कोई हंग असेंबली हो जाती है, जैसे 1968 में पंजाब में हंग असेंबली बनी, और उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स में और कंट्री में भी अलग अलग टाइम पे हंग असेंबलीज बनी। तो अगर फिर से कोई हंग असेंबली बन जाती है तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि उससे फिर से टाइमलाइन चेंज हो जाएंगी। उसके लिए भी उसमें सजेशन दिया गया है कि अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स है उसको गवर्नमेंट बनाने का अलाउ किया जाए, जो कि अगेन काफ़ी नॉन डेमोक्रेटिक हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी एक मिनिमम जो नंबर तय किया गया है कि इतनी सीट्स तो चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसको अचीव किए बिना ही गवर्नमेंट बना लेती है, तो ये ऐसा लगता है कि ये लोगों की गवर्नमेंट नहीं है। जो लोग चाहते थे, जो लोग जिसको चुनना चाहते थे, उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जो कि अगेन काफ़ी नॉन डेमोक्रेटिक होगा। पर लेट्स अज्यूम, हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता है। तो जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन इशू है, वो है वोटर के बिहेवियर का, और कुछ रीजनल पार्टीज़ पे जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अभी जो वोटर है, अगर आप उसको बोलोगे कि आपका एक ही टाइम पे दो इलेक्शन के लिए आपने वोट करने जाना है, आपने अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए जो भी आपका एमएलए का कैंडिडेट है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसको भी आपने आज ही वोट करना है, और आज ही सेम वोटिंग बूथ पे आपने जो अपना एमपी है अपने एरिया का, जो कि लोकसभा में जाएगा चुन के, उसको भी आज ही वोट करना है। तो उससे वोटर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकता है। वोटर हो सकता, क्योंकि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो बहुत अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, वो स्टेट से रिलेटेड मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो नेशनल मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो हो सकता है कि वोटर वोट करने के टाइम इन्फ्लुएंस में आ जाए, कि नेशनल मुद्दों के इन्फ्लुएंस में आ जाए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट के जो मुद्दे हैं, जो भी स्टेट के इश्यूज़ हैं, उनको भूल जाए। और हो सकता है कि उसके इन्फ्लुएंस के, नेशनल इश्यूज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों ही वोट डाल दें। और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेट इश्यूज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए और बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल इश्यूज़ है उसको इग्नोर कर दे, और वोट सिर्फ स्टेट मुद्दों पे डाल के आ जाए दोनों साइड पे। तो उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, और वोटर की साइकी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उसका। उसके अलावा जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो कि सिर्फ एक ही स्टेट से इलेक्शन लड़ती हैं, उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो बड़ी पार्टीज़ है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और स्पेशली वो पार्टी जो कि सेंटर में रूलिंग पार्टी है, जो कि इंडिया में रूलिंग पार्टी है, उनकी जो मशीनरी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी ऑब्वियसली। तो वो क्या करेंगे, उनका जो एजेंडा है, उनका, मान लो जो भी वो नेशनल लेवल पे एजेंडा चला रहे हैं, वो स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ के जो मुद्दे हैं उनको ओवरशैडो कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी हो सकता है जो स्टेट लेवल की पार्टीज़ हों, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो मार्केटिंग है, वो उस लेवल की ना हो जो कि स्टेट, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं उनके लेवल की होती है। तो इस पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और धीरे धीरे हो सकता है कि जो स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं वो थोड़ी मार्जिनलाइज हो जाए। तो ये तो सारी अभी तक की बातें हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई बिल आया नहीं है, और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि बिल आएगा भी कि नहीं आएगा। बट अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उनका इंटेंट है, उनका एक पॉजिटिव इंटेंट है, अगर वो सीरियसली चाहते हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पॉलिसी को इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि वो एक्चुअली देश का फ़ायदा चाहते हैं, वो एक्चुअली देश का पैसा, मैन फोर्स बचाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपनी अप्रोच में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप पिछले कुछ बिल्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, फॉर एग्जांपल फार्म बिल्स की एग्जांपल ले लो, उस टाइम पे उन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर से सजेशन नहीं लिया, जो भी किसान यूनियन है या फिर कोई भी इकोनॉमिस्ट है, उनसे खास सजेशन नहीं लिया, और काफ़ी रश करके बहुत ही तेज़ी में सारे बिल्स पेश कर दिए, और बाद में इसी गलती की वजह से उनको अपने बिल वापस भी लेने पड़े।
इस केस में जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उस केस में आप बाकी की जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, चाहे बड़ी पार्टीज़ हैं, चाहे छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं, आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार ये अपना इंटेंट क्लियरली शो कर देती है, तो ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी एक स्टेप फर्दर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये फ़ायदे की बात है। और अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉजिटिवली, देन ओनली ये जो बिल्स हैं तभी ये लॉ में कन्वर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज इनको, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन लॉज को कन्वर्ट करना, इन बिल्स को कन्वर्ट करना लॉज में। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, जो ये बिल लेके आएंगे उसमें बहुत क्लैरिटी से जो इफ्स एंड बट्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। हाउ दे आर गोइंग टू safeguard the interests of the regional parties, how they are going to safeguard the interest of the voters। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही क्लैरिटी से क्लॉजेस लेके आने पड़ेंगे। ये सारी डिटेल्स अब तभी पता चलेंगी जब पब्लिक डोमेन में इन बिल्स के बारे में और डिटेल आएगी, लेकिन तब तक आप सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू, बाय।